पढ़ लिया था, थ्रो कीवर्ड का यूज समझ लिया था, थ्रोज का यूज समझ लिया था, चेक्ड और अनचेक्ड का यूज समझ लिया था। ठीक है, तो मैंने तो सारा बता दिया, लेकिन आपने भी प्रैक्टिस किया नहीं करा वो जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो एक था, मैंने आपसे बोला था कि पार्सली चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन भी होती है, पार्सली चेक्ड और पार्सली अनचेक्ड करके एक्सेप्शन होती है, तो उसको आप लोगों ने देखा था, पार्सली चेक्ड अनचेक्ड। हाँ जी, पार्सली चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन देखा था कि नहीं देखा था? अरे यस नो बोल दो, चेक्ड और अनचेक्ड तो जानते ही होगे। हम्म, चेक्ड और अनचेक्ड तो जानते होगे कि नहीं जानते हो, भूल जाते हो आप लोग? तो चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या अंतर होता है, प्रीतम बताएंगे, बताइए प्रीतम। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। मजा नहीं आ रहा है आवाज, आवाज कट रहा है ना, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो और कस्टम एक्सेप्शन भी आपको बता दिया था, है ना। तो म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए भाई। ठीक है, एक होता है फुल्ली चेक्ड, एक होता है पार्सली चेक्ड। चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में मैंने बताया था। चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे आते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन रन टाइम पे आते हैं। तो कौन कौन सी, जैसे एसक्यूएल हो गया, क्लास नॉट फाउंड हो गया, आईओ हो गया, ये सब चेक्ड में आता है, और रन टाइम के अंदर आने वाली सारी एक्सेप्शन क्लासेस अनचेक्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई एन एक्सेप्शन इज सेट टू बी फुल्ली चेक्ड इफ एंड इफ ऑल द चाइल्ड क्लासेस आर आल्सो चेक्ड, है ना। ठीक है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड पार्सली चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है ना। तो कहा गया कि एक कोई एक्सेप्शन है, ठीक है, एक कोई एक्सेप्शन क्लास है जिस एक्सेप्शन के अंदर आने वाली सारी एक्सेप्शन क्लासेस, है ना, सारे उसके चाइल्ड क्लासेस, मतलब अगर वो पूरा चेक्ड हैं तभी वो चेक्ड कहलाता है। फिर से सुनिए, एन एक्सेप्शन इज सेट टू बी फुल्ली चेक्ड, मतलब एक एक्सेप्शन फुल्ली चेक्ड तभी कहलाता है इफ एंड इफ ऑल चाइल्ड क्लासेस आर आल्सो चेक्ड। ठीक है, मतलब कोई एक एक्सेप्शन क्लास है और उसकी हजारों चाइल्ड क्लासेस हैं, अगर वो सारी चाइल्ड क्लासेस भी चेक्ड हैं तो वो फुल्ली चेक्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पेरेंट है वो चेक्ड है लेकिन उसकी चाइल्ड जो है अनचेक्ड है, तो उसकी पार्सली अनचेक्ड एक्सेप्शन आता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हुआ, रियल वर्ड से रिलेट कर दो। जैसे मान लो कि आप कहीं पे आप जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, है ना। तो रेलवे स्टेशन पे आप गए और आप वहां पे गार्ड लगे होते हैं, ठीक है, टीटी होता है। ठीक है, टीटी ने पूछा भाई आपका टिकट है, टिकट चेक कर रहा है, टिकट है, टिकट है, हाँ सबने टिकट दिखाया। लेकिन एक वहां पे छोटा सा बच्चा भी था जो कि 4 साल 5 साल का था। ठीक है, 5 साल से ऊपर था, 6 साल का था। तो अगर टीटी ने, है ना, ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि भैया वो छोटा सा लड़का जो है ना वहीं बगल में सोया हुआ है और वो दिख नहीं रहा है ना, या तो उसने उसको देखा भी तो छोटा 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 जाने दो, ये तो छोटा सा बच्चा है, इसका क्या टिकट, उसको नहीं पता है कि वो 5 साल से ऊपर है ना। तो तो 5 साल से ऊपर है तो हाफ टिकट तो होना चाहिए, लेकिन उसने मम्मी पापा और दादा दादी और सबका जो है टिकट तो पूछ लिया, बाकी बच्चे का टिकट नहीं पूछा, है ना, बच्चा है कि नहीं है। तो मतलब पेरेंट को तो चेक किया, बच्चे को नहीं चेक किया, तो इसका मतलब ये कैसी चेकिंग हुई, पार्सली चेकिंग हुई। ठीक है, मॉल में जाते हैं तो जी बच्चे, पेरेंट ने मास्क लगाया, ठीक है आगे भेज दो, बच्चे नहीं लगाए कोई बात नहीं, चलो ठीक है बच्चा है। तो ये हो गया पार्सली चेक्ड। पार्सली चेक्ड का मतलब जी कि भाई पेरेंट तो चेक हुआ बट बच्चे नहीं चेक हुए, है ना, ये पार्सली चेक। अब दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि भाई सबका टिकट मांगा गया, पूछा, अब टीटी थोड़ा सा वो था, अकड़ू किस्म का आदमी था, उसको पैसे लेने थे भाई। ठीक है, उसने पूछा ये बच्चे की टिकट है, बच्चे की टिकट दिखाओ, पहले वो बड़े टिकट बाद में देखेगा, पहले बच्चों की टिकट है,
अच्छा नहीं है तो ये इसका पेनाल्टी लगेगा, ये लगो ये 500 रुपए, है ना। तो इसका मतलब हो गया फुल्ली चेकिंग हुई, बच्चे भी चेक हुए और पेरेंट का भी चेकिंग हुई, समझ में आई बात, दैट इज फुल्ली चेक्ड। तो जो आईओ एक्सेप्शन है वो फुल्ली चेक्ड की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि आईओ एक्सेप्शन के अंदर आने वाले जितने भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं, इसको इनहेरिट करके जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस बनाई गई हैं, ये सब क्या हैं? फुल्ली चेक्ड हैं, क्योंकि ये पेरेंट तो चेक है ही, मतलब ये तो चेक्ड की कैटेगरी में आता ही है, इसके सारे चाइल्ड क्लासेस भी चेक्ड हैं, है ना। और वहीं पे जो एक्सेप्शन क्लासेस है वो पार्सली चेक्ड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये तो चेक्ड है, इसके कुछ ऐसे चाइल्ड हैं जो चेक्ड हैं और कुछ ऐसे चाइल्ड हैं जो अनचेक्ड हैं। जैसे एक्सेप्शन की तो चाइल्ड आयो भी है, एक्सेप्शन की चाइल्ड रन टाइम वाली एक्सेप्शन क्लासेस भी हैं जो कि अनचेक्ड की कैटेगरी में आती हैं, समझ में आई बात। और जो थ्रोएबल है ये पार्सली चेक्ड है अगेन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चेक्ड, पार्सली चेक्ड एंड फुल्ली चेक्ड। तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए बताइए भाई। समझ में आ रही है, पार्सली चेक फुल्ली चेक। यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बस एक्सेप्शन क्लासेस में यही था यार, कस्टम एक्सेप्शन आपको बता ही दिया, थ्रोज बता ही दिया, एक्सेप्शन प्रोपागेशन बता ही दिया, ठीक है। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसका नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन है ना, कोई क्लास एक्सेप्शन थ्रो कर रही है ना, और उसकी चाइल्ड क्लास नहीं कर रही है, तो ओवरराइडिंग में उस केस में क्या रूल आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक्सेप्शन प्रोपागेशन का रूल है, ठीक है, थ्रो का यूज है, पार्सली चेक्ड और अनचेक्ड की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, समझ रहे हो। चलो ओके, बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, उस टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट, है ना। तो मैं आपको इनपुट आउटपुट पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इनपुट आउटपुट पढ़ने के बाद आप इस लायक हो जाओगे कि आगे, वैसे एक थ्रेड भी टॉपिक है बीच में, तो थ्रेड को अभी थोड़ा सा हम रोकते हैं, है ना। इनपुट आउटपुट बता देते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है और इस पे कैसे कैसे काम होता है, इसकी क्या कहानी है। अगर आप जीयूआई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप एडब्ल्यूटी और स्विंग को भी समझ सकते हो, इवेंट हैंडलिंग भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले मैं इनपुट आउटपुट ही पढ़ाऊंगा, देन मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग, देन मैं एडब्ल्यूटी और स्विंग आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को जानते हैं, ठीक है। बताइए भाई, सही रहेगा? बोलिए भाई, फटाफट बोलिए। हाँ सर। हाँ। ठीक है। तो देखिए, इनपुट आउटपुट जो जावा का कंसेप्ट है वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इनपुट आउटपुट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई किसी सोर्स से डेटा को हम कैसे रीड करें और कैसे किसी डेस्टिनेशन पे डेटा को हम राइट करें। तो इनपुट आउटपुट इज द फैसिलिटी इन जावा बाय विच वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम सोर्स एंड राइट द डेटा टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। किसी भी सोर्स से डेटा को रीड करना और किसी डेस्टिनेशन पे डेटा को उठा के पटक देना इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट कहलाता है ना। तो ये हम करने वाले हैं, किसी कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो हम सोर्स से, किसी भी सोर्स से डेटा उठाएंगे, यानी कि सोर्स से हम डेटा क्या करते हैं, रीड करते हैं। अच्छा, वो सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, सोर्स हमारा कोई फाइल हो सकता है, सोर्स हमारा कोई नेटवर्क हो सकता है ना, सोर्स हमारा कोई सॉकेट हो सकता है, ठीक है। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, एक फाइल भी हो सकती है, कोई नेटवर्क भी हो सकता है, कोई सॉकेट भी हो सकता है ना, ऐसे कुछ भी सोर्स हो सकता है। तो किसी सोर्स से डेटा को हमें क्या करना है, रीड। तो किसी सोर्स से डेटा को रीड करना और रीड करके किसी डेस्टिनेशन एंड पे, यहाँ पे ये हमारा डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन पे डेटा को हमें क्या करना है, राइट कराना है। तो इसके लिए जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसका नाम है आईओ, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट एक प्रोसेस का नाम है, इसलिए प्रोसेस को मैं इस डायग्राम से बना रहा हूं, है ना। तो ये इनपुट आउटपुट एक प्रोसेस है जिसमें हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपने जावा में क्या यूजर से इनपुट लेना सीख लिया? नहीं। अगर सीखा भी
तो स्कैनर में भी वो system.in वाली कहानी अभी भी नहीं बताई थी मैंने, है ना? और आपको अभी भी कंफ्यूजन रहता है कि ये कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट जाता है, तो सारा चीज आप समझ पाओगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओ बोलते हैं। तो हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईओ पढ़ने जा रहे हैं, इनपुट आउटपुट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है भैया इनपुट आउटपुट की कहानी। रीड राइट करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, कंसोल पे आउटपुट दिखाएंगे, ऐसा काम करना चाहते हैं। और डेस्टिनेशन भी कोई फाइल हो सकता है, डेस्टिनेशन भी कोई फाइल हो सकता है, डेस्टिनेशन भी कोई नेटवर्क हो सकता है, डेस्टिनेशन भी हमारा कोई सॉकेट हो सकता है। ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, अब आपको एक थोड़ा सा मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात यह है कि अगर हम एक जावा की प्रोग्राम की बात करें, तो जावा, अच्छा, एक इनपुट आउटपुट का एक और डेफिनेशन होता है। वो एक और डेफिनेशन क्या है? इनपुट आउटपुट इज अ प्रोसेस टू रीड द डेटा फ्रॉम एनी इनपुट डिवाइस एंड राइट द डेटा टू द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट हमें ये क्या कहता है कि किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना और किसी आउटपुट डिवाइस पे डेटा को राइट कराना इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट कहलाता है। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए जरा। इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेज आ जाती हैं भैया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, नहीं स्कैनर हो गया, ये सब हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ना कई ऐसी डिवाइस होंगी जो दो दो काम करती हैं, इनपुट भी करती हैं आउटपुट भी करती हैं, और कई ऐसी डिवाइस जो केवल इनपुट इनपुट ही करते हैं। तो कहने का मतलब है किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड कराएंगे और आउटपुट डिवाइस पर डेटा को राइट कराएंगे। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन में, मतलब इसे आप जोड़ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या कि जावा का प्रोग्राम किसी आईओ डिवाइसेस से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, है ना? जावा का प्रोग्राम, अगर हम एक जावा का प्रोग्राम यहाँ पे ले लें और ये हम बोले कि कोई जावा का प्रोग्राम है और यहाँ पे मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस पड़ी हुई है, यहाँ पे आईओ डिवाइसेस हैं, तो एक जावा प्रोग्राम कोई आईओ डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? जावा प्रोग्राम है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड वगैरह वगैरह, कीबोर्ड मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक जावा प्रोग्राम डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस। किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, है ना, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। जिसको मैं ऐसे काट देता हूँ, नहीं होता है ना? आप जावा के प्रोग्राम को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते और होता भी नहीं है। तो फिर क्या होता है भाई? तो फिर जावा में क्या होता है? जावा में एक्चुअली इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बीच में एक कंसेप्ट का यूज करा जाता है, जिस कंसेप्ट का नाम होता है स्ट्रीम। कौन सा कंसेप्ट लगता है? यहाँ पे लगता है स्ट्रीम नाम का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम नाम का एक कंसेप्ट होता है, STREAM, स्ट्रीम का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो जावा का प्रोग्राम स्ट्रीम कंसेप्ट के माध्यम से इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्शन बनाता है। ठीक है ना? अब ये स्ट्रीम क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रीम? और स्ट्रीम वर्ड आपने कभी सुना है? हमने सुना है। जब हम मैच वैच देखते हैं तो कहते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो कहते हैं स्ट्रीमिंग हो रही है ना, ये बफरिंग हो रही है, स्ट्रीमिंग हो रही है, इस तरह से हमने, है ना, वर्ड सुना हुआ है रियल वर्ड में। और कहीं सुना है आपने कभी वर्ड स्ट्रीम? हाँ, पहली बार हमने एक वर्ड सुना था फिजिक्स में, स्ट्रीम लाइन मोशन, है ना? और कहीं सुना है? 11th में चूज करने के टाइम पे। हाँ, 11th में 11th में कॉम्बिनेशन होता है ना सर, किस, PCMC या अच्छा PCM। अच्छा, किस स्ट्रीम से हो आप, किस जगह से हो, किस स्ट्रीम से हो? ओके, तो स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, फ्लो धारा, है ना? ठीक है, स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, दिस इज द स्ट्रीम। तो आप जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि स्ट्रीम का कंसेप्ट इससे पहले भी होता था, और वो होता था कहाँ पे? वो होता था C++ में, है ना? अगर आपको याद हो तो C++ में, है ना, C++ में सी में तो होता था हैश इंक्लूड कोनियो एसटीडीओ, लेकिन पहली बार C++ में हमने जब प्रोग्रामिंग के टाइम पे वर्ड सुना था आयो स्ट्रीम डॉट एच, ये वो ऐसे वैसे, है ना, वो सुना था। तो स्ट्रीम को C++ में भी यूज करा गया था। बट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रीम का मतलब होता क्या है? चलो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं अगर, तो स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, बहाव, बहाव, है ना? और इसके रिगार्डिंग हमने एक थियरम भी पढ़ा था बहुत पहले, बर्नौली थियरम,
जिसमें आपको एक बर्नौली थ्योरम में बताया जाता है कि कोई लिक्विड को अगर किसी पाइप से भेजा जाए तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक और ये प्रेशर ये सारी एनर्जी फिक्स होती है और मॉलिक्यूल एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और वो आगे निकल के भागते हैं, वो आगे निकल के भागने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो थोड़ा सा प्रेशर में जो है मतलब जल्दी निकलता है। तो इसीलिए जब कोई लिक्विड को पाइप से फ्लो कराओगे तो उसकी जो प्रेशर होगी वो बहुत तेज होगी। तो इसीलिए हम अपने घरों में जब एक जगह से दूसरी जगह पानी चढ़ाना होता है तो पाइप के थ्रू भेजते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो ऑयल वगैरह लेने तो वहाँ पे भी पाइप लगी होती है और वहाँ पे प्रेशर के थ्रू वो पाइप से मतलब लिक्विड निकलता है, ऑयल निकलता है। तो पाइप से भेजने से क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाती है। तो क्यों, तो एक तो समझ में आया कि यार स्ट्रीम से क्या होता है ना, फ्लो से थ्रू एफिशिएंसी बढ़ती है, काम जल्दी होता है ना, काम जल्दी होता है। अगर आप सोचो कि आप मतलब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने गए और वहाँ पे पाइप नहीं होता और वो लिक्विड को भरने के लिए ऑयल को भरने के लिए जी वो पाइप नहीं लगाया जाता तो फिर क्या होता, फिर वो लीटर रखा रहता, एक लीटर नाप के दिया जाता है आपको, 100 लीटर तेल लेने में 100 मिनट लग जाता, 50 मिनट आधे घंटे तो वेस्ट ही हो जाता है ना। आजकल क्या है कि भैया वो स्ट्रीम के आवाज माध्यम। बहुत टूट रहा है। हाँ जी, आवाज कट रहा है बहुत ही। अच्छा आवाज कट रही है तो आवाज आवाज कट बहुत कट कट के आ रहा है। रही आवाज कट कट के आ रही है तो यानी कि स्ट्रीम स्ट्रीम बिगड़ गया, देखो स्ट्रीम बिगड़ गया ना, स्ट्रीम टूट गई, ये भी तो एक फ्लो ही था, समझ रहे हो, स्ट्रीम टूट गई तो दिक्कत नहीं आ गई, समझ रहे हो, हैं अभी सही आएगा, अभी सही आएगा। आपका स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर, पता नहीं। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरा सर, क्या क्या दिख पता है। कुछ बहुत नहीं ही सुन, सर आगे पीछे से। हाँ हैं हाँ अभी आया। अभी आया, अभी सही दे रहा है। तो ये अभी सुनाई दे रहा आवाज है। तो बढ़िया आ रहा है सर। तो वो तो अभी आ रहा है। यही तो स्ट्रीम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि भाई स्ट्रीम जो है चल रही थी, एक फ्लो चल रहा था और अचानक स्ट्रीम बीच में टूट गया तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई ना, है। तो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, है ना। अब फ्लो में हमारी पढ़ाई चल रही थी और अचानक नेटवर्क चला गया, है ना, स्ट्रीमिंग हो रही थी, डेटा आ रहा था जा रहा था और अचानक नेटवर्क स्लो हो गया तो दिक्कत हो गई ना। तो दिस इज द स्ट्रीम। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि भाई जावा, ये तो मैंने आपसे बता दिया था ना कि जावा का प्रोग्राम किसी आईओ डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है ना, स्ट्रीम का कंसेप्ट यूज करता है, बताइए। हाँ जी, बोलिए भाई। यस सर। तो फिर स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज स्ट्रीम बताइए। हम्म धारा सर, धारा प्रोसेस है एक। हाँ, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। रियल वर्ड में कोडिंग में क्या उसका मतलब हुआ, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से continuous flow of data sir. कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा, बिल्कुल सही बात है। तो जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम डाटा की ही बात करेंगे, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम डाटा की ही बात करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा। तो क्वेश्चन है कि जावा में किसी आईओ का प्रोग्राम, मतलब कोई जावा का प्रोग्राम किसी आईओ डिवाइस से क्यों नहीं कनेक्ट होता है, क्यों स्ट्रीम का यूज करता है, वाई। हाँ जी, सर जावा डेटा टाइप में डील करता है सर, हर डेटा को। जावा में, जावा में नहीं हर नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ स्ट्रीम का कंसेप्ट क्यों लाया गया जावा में। जावा क्योंकि सर जावा में हर एक डेटा के लिए डेटा टाइप डिसाइडेड है, और कोई भी सोर्स में अगर अगर स्ट्रीम में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो पता कैसे चलेगी, क्योंकि हर तरह का डेटा अलग अलग हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई फ्लोट हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो इसलिए सबको एक सीरियलाइज करने के लिए स्ट्रीम का वो लाया गया सर।
देखो आप रियल वर्ल्ड में जो आप बता रहे हो थोड़ा हाई लेवल पे आप सोच रहे हो, बट अगर हम थोड़ा सा लो लेवल पे जाएं तो लो लेवल पे ऐसे हम बोल सकते हैं कि आप सोचो अगर कोई काम स्ट्रीम के थ्रू हो रहा है और कोई काम बिना स्ट्रीम से हो रहा है तो दोनों में क्या अंतर होगा। दोनों में अंतर ये होगा कि जो काम स्ट्रीम के माध्यम से हो रहा है, एक फ्लो से हो रहा है, वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम जल्दी हो जाएगा। अभी देख रहे थे हम अचानक पढ़ाई कर रहे थे और हमारा स्ट्रीमिंग हो रही थी, बढ़िया चल रही थी, है ना, हमारी आवाज़ आपको जा रही है, आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो, बढ़िया स्ट्रीमिंग चल रही है, तो हमारा एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग चल रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से। लेकिन अचानक जो है अगर ये फ्लो रुक जाता है, अचानक ये फ्लो रुक जाता है तो इस फ्लो के रुकते ही क्या दिक्कत आ गई, इस फ्लो के रुकते ही समस्या इस बात की आ गई कि जी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। आप कुछ बोलोगे मैं कुछ समझूंगा, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पा रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रीम के माध्यम से हमारी मतलब डेटा का जो फ्लो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, या कह सकते हो रियल वर्ल्ड में काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है, सही तरीके से हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा था कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाते हैं और वहाँ पे पाइप नहीं लगा होता है ना, हम अपने घर में पानी चलाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं और पाइप हमारे पास नहीं होता, तो पाइप नहीं होता तो फिर किस तरह से वो फ्लो करता। हमारे घर में पाइप लाइन लगी होती है ना और वहाँ से एक लिक्विड फ्लो करता है एकदम प्रेशर में, तो जो हमारी सप्लाई की भी पानी आती है वो भी ऊपर चढ़ी जाती है, 3 मंजिल पे चढ़ी जाती है, समझ रहे हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वो फ्लो, तो फ्लो से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम जल्दी हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी घट जाती है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रीम का कंसेप्ट लाया गया। और ओवर द नेटवर्क, एक्चुअली देखो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, होता क्या है ना कि नेटवर्क लेवल पे जब हम बात करते हैं तो सारा डेटा बाइट्स में होता है, समझ रहे हो, सारा डेटा बाइट्स में होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का डेटा होगा बाइट्स में ही होगा। तो किसी भी डेटा का फ्लो होता है वो बाइट्स के फॉर्म में मतलब रहने वाले प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्ट्रीम। तो आप स्ट्रीम की डेफिनेशन बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, बाइट्स के फॉर्म में डेटा का फ्लो जो होता है वो कहलाता है स्ट्रीम। देखो जावा में एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना, लेकिन जो भी क्लास ऑब्जेक्ट में डेटा जाएगा वो डेटा किस फॉर्म में होगा, वो बाइट्स के फॉर्म में होगा। और बाइट्स में किस फॉर्म में, बाइट्स अगर होगा तो उस डेटा को हम एक डायरेक्शनल फ्लो में लेके जाएंगे, वो स्ट्रीम कहलाता है। तो बात ये है ना कि जावा की देखो इन जनरल तो स्ट्रीम इज फ्लो ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज का फ्लो जो है स्ट्रीम कहलाता है। बट जावा की पॉइंट ऑफ से स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डेटा, और वो डेटा किस फॉर्म में होता है, बाइट्स के फॉर्म में होता है। तो फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड स्ट्रीम, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो उसको लाने से क्या फायदा मिला जावा में। तो जावा में एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्यों हमें स्ट्रीम का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका कोई जावा का प्रोग्राम, ठीक है, ये है आपका कोई जावा का प्रोग्राम, ठीक है। अब ये जावा का प्रोग्राम क्या कर रहा है, किसी इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना चाहता है, ये इनपुट डिवाइस कोई भी हो सकती है, ठीक है, और किसी आउटपुट डिवाइस पर डेटा भेजना चाहता है, वो आउटपुट डिवाइस कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर किसी जावा के प्रोग्राम को, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये है क्या, ये है जावा प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं, डेटा रीड करते हैं या राइट, ये बताइए। और आउटपुट डिवाइस, बताइए भाई। इनपुट से रीड सर। इनपुट से हम रीड करते हैं। तो जावा कहता है कि जैसे मान लो इनपुट डिवाइस हमारे पास कोई भी हो, चाहे कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, प्लॉट जो भी हो, मतलब हमारे पास जिस स्कैनर हो, जिससे भी हम, या फाइल हो जिससे हम डेटा रीड करना चाहते हैं। तो आपको मुझे एक बात बताइए, आप किसी इनपुट डिवाइस पे अगर पहुंचना चाहते हो तो उस डिवाइस के पास कैसे पहुंच सकते हो,
पता क्या होना चाहिए, उसका पॉइंटर हमें पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो सी में हम फाइल हैंडलिंग करते थे तो फाइल पॉइंटर का यूज करते थे। फाइल पॉइंटर के माध्यम से उस फाइल पे हम पहुंच पाते थे, है ना। तो फाइल पॉइंटर क्या करता था, उस पॉइंटर से हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पहुंचा देता था, ठीक। और जावा में तो पॉइंटर होता नहीं है, तो फिर आप किसी इनपुट डिवाइस पे कैसे जाओगे। तो इसी चीज का जो सोल्यूशन दिया गया वो स्ट्रीम दिया गया। उन्होंने क्या करा, जावा वालों ने क्या करा, किसी इनपुट डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्शन के लिए आपको लॉजिक नहीं दिया, कहा किसी इनपुट डिवाइस तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों जाओगे, हम जाएंगे, है ना। तो हमारे काम को उसने सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम। इन्होंने एक कंसेप्ट लाया, जिस कंसेप्ट का नाम दे दिया यहां पे क्या, इनपुट स्ट्रीम। यहां पे क्या कंसेप्ट लाया, इनपुट स्ट्रीम नाम का कंसेप्ट लाया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना होगा तो हमेशा आप इनपुट स्ट्रीम के पास जाएंगे, है ना, इनपुट स्ट्रीम के पास जाएंगे। तो ये जो इनपुट स्ट्रीम नाम का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ने, इस कंसेप्ट ने एक मेमोरी में बफर बना दिया और उसने खुद ही इम्प्लिसिटली पॉइंटर यूज कर लिया और पॉइंटर का यूज करके कहा कि सारा डेटा मेरे पास रख दो और मैं आपकी फ्लो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक फ्लो में डेटा आपको अपने हिसाब से दे दूंगा, है ना। तो बस हमें क्या करना है, जावा के प्रोग्रामर को किसी आईओ डिवाइस तक जाने की जरूरत नहीं है, बस वो उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम को कॉल लगाएगा और वो इनपुट स्ट्रीम उस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस को कॉल लगाएगा। तो इनपुट डिवाइस से पहुंचने के लिए या उसके पॉइंटर का एड्रेस निकालने के लिए, ये सारा चीज करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। हम अपने जावा के प्रोग्राम के माध्यम से उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम के पास बस जाएंगे और वो इनपुट स्ट्रीम की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उस पॉइंटर का यूज करके उस पर्टिकुलर डिवाइस पर पहुंचेगा और हमें डेटा देगा। तो इस इनपुट स्ट्रीम ने एक मेमोरी में बफर बना के हमारे काम को कर दिया आसान, सारा डेटा अपने पास संभाल लिया, संभाल के रख लिया और एक फ्लो में जो है हमें प्रोवाइड करके दे दिया। समझ रहे हो, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। और इसी तरह से जैसे आप इनपुट के लिए इनपुट स्ट्रीम बनाया, आउटपुट के लिए आउटपुट स्ट्रीम बनाया, ये आउटपुट है ना, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट बना, यहाँ पे बना आउटपुट स्ट्रीम का कंसेप्ट बना, है ना। अब किसी आउटपुट डिवाइस तक अगर हमें जाना है तो हमें आउटपुट डिवाइस तक जाने के लिए आउटपुट स्ट्रीम का सहारा लेना है और ये आउटपुट स्ट्रीम इस आउटपुट डिवाइस तक हमें पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम डेटा को रीड करेंगे, रीड द डेटा करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, राइट द डेटा करेंगे, राइट द डेटा करेंगे। समझ रहे हो, ये चीज है बेसिकली। तो इस आईओ के कंसेप्ट को लाने से, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का कंसेप्ट लाने से क्या फायदा मिला आपको, समझ में आ गया, क्या कंसेप्ट, क्या फायदा मिला, समझ में आ गया है। तो अब हमें डेटा रीड राइट करने के लिए, भाई रीड करने के लिए ये डेटा यहाँ से रीड होके इसके पास आएगा, तो मैंने ऐसे एरो बना दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये डेटा राइट होके यहाँ पे जाएगा तो मैंने यहाँ पे ऐसे एरो बना दिया, ठीक है। तो स्ट्रीम इज नथिंग फ्लो ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। जावा के पॉइंट से डेटा का फ्लो बाइट्स के फॉर्म में करने से, है ना, काम आसान हो गया। जावा ने कहा, क्या कहा कि भाई किसी भी जावा के डेवलपर को अगर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस तक जाना है तो भैया उसके लिए उसको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसको पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम खुद ही स्ट्रीम क्लासेस बना के दे देते हैं। तो जावा वालों ने बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस बना के हमें दे दिया और इन स्ट्रीम क्लासेस का यूज करके हम किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस तक सक्सेसफुली पहुंच पाते हैं। तो हमें उस इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंचने के लिए पॉइंटर वॉइंटर लॉजिक वॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रीम आने से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, उसने हमें एक मेमोरी में बफर बना के दे दिया, जिससे एक डेवलपर को अट्रैक्शन मिल गया कि जी अब वो किसी, जैसे अब मुझे फाइल पे जाना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, है ना, बफरिंग का यूज करना, बफर इनपुट स्ट्रीम, है ना। तो नाम बड़ा से रिलेवेंट है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो अगर, तो जो ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर ये दो रूट क्लासेस हैं जो इनपुट आउटपुट की हैंडलिंग करते हैं। इनपुट स्ट्रीम जो होता है इनपुट डिवाइस से डेटा ले आता है और आउटपुट स्ट्रीम जो होता है आउटपुट डिवाइस पे ले जाके डेटा राइट करता है, ठीक है। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप क्या करो, बहुत सारे इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, उनको यूज करो। आप उनकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस यूज करना चाहते हो तो कर लो, नहीं यूज करना चाहते हो तो खुद बना लो, है ना।
अब इन्होंने अलग अलग पर्पज के लिए बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस दे रखी हैं। जैसे इनपुट स्ट्रीम की जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफरिंग के लिए बफर इनपुट स्ट्रीम, लाइन बाय लाइन के लिए डेटा इनपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, है ना, साइमल्टेनियसली के लिए पाइप इनपुट स्ट्रीम, पाइप आउटपुट स्ट्रीम, इन्फ्लेटर इनपुट स्ट्रीम, डिफ्लेटर आउटपुट स्ट्रीम। समझ रहे हो? तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बहुत सारी क्लासेस हैं, एक क्लास नहीं है, बहुत सारे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड हमारे पास क्लासेस हैं, जिन क्लासेस को यूज करके हम थोड़ा अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आसान बनाएंगे, है ना। बस यही कहानी है। तो इसीलिए स्ट्रीम का कंसेप्ट यूज करा जाता है, ये है। अच्छा, इसका जो एक्चुअल यूज है, इन सारी चीजों का जो एक्चुअल फायदा है वो कहाँ पे पता चलता है? वो पता चलता है नेटवर्क लेवल पे, क्योंकि जो डेटा होता है वो नेटवर्क पे, तो कोई स्ट्रीम का जो एक्चुअल फायदा है वो नेटवर्किंग में है। अभी जो हमारी चल रही है कहानी वो नेटवर्क पे ही तो है, तो यहीं पे तो उसका मतलब है। तो इसीलिए जो ये टॉपिक है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसका जो एक्चुअल फायदा, एक्चुअल एडवांटेज है वो नेटवर्किंग है, सॉकेट प्रोग्रामिंग है। इसका एक्चुअल फायदा आपकी आने वाली हर टॉपिक में है, जैसे वेब सर्विसेज, जैसे सर्वलेट, जैसे जेएसपी, जैसे बहुत बड़े से बड़ा टॉपिक इन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं। इंटरनली इन्हीं कंसेप्ट को फॉलो करते हैं वो, ठीक है। इसीलिए जावा में इस टॉपिक का नाम, या जावा में कहीं किताब में देखोगे तो इस टॉपिक का नाम इनपुट आउटपुट नहीं होता है। जावा में इनपुट आउटपुट हैंडलिंग नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो इनपुट आउटपुट, है ना, आउटपुट, और बाद में लिखा होता है स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लिखा होता है हर जगह, क्योंकि हम इस टॉपिक का नाम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बोल रहे हैं, हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हमें किसी इनपुट डिवाइस तक जाने के लिए डायरेक्ट जरूरत नहीं है, किसी आउटपुट डिवाइस तक डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम बीच की स्ट्रीम क्लासेस यूज करेंगे। जावा वालों ने वो स्ट्रीम क्लासेस हमें बना के दे रखा है। स्ट्रीम क्लासेस का मतलब बफर क्लास, एक बीच का इंटरमीडिएट क्लास, वो बफर बीच का बना के दे रखा है, उनको यूज करिए आप। इससे फायदा, एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम जल्दी होगा, वो पॉइंटर वॉइंटर खोजने की जरूरत नहीं है। जो फायदा रियल वर्ल्ड में, वही फायदा यहां पे भी है। एफिशिएंट होगा, काम जल्दी होगा, आसान होगा। मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान है इनपुट आउटपुट टॉपिक। बस इसके छोटे मोटे कंसेप्ट, जैसे आपको फाइल हैंडलिंग करनी है, एक लाइन का कोड है, फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग हो गई, है ना। तो एक एक लाइन के कोड से इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम वाली क्लासेस को यूज करके तो हम काम को आसान कर लेते। तो जावा वालों ने क्या करा, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए उन पे डेटा रीड राइट कराने के लिए बहुत सारी स्ट्रीम क्लासेस बना के दे दी, है ना। तो उन स्ट्रीम क्लासेस को मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज करा। एक को उन्होंने बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम बोला और एक को कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम बोला। तो जो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम है वो स्काई कोड को फॉलो करती है, और जो कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है या कैरेक्टर स्ट्रीम है वो स्काई कोड को नहीं, यूनिकोड को फॉलो करती है। और जो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम है वो स्काई कोड को फॉलो करती है। तो स्ट्रीम जो क्लासेस हैं वो सारे स्ट्रीम क्लासेस java.io पैकेज में हैं, और उनकी मेनली दो कैटेगरी है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है हैंग कर गया है। तो वो क्या कैटेगरी है, एक है बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम और एक है कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। तो स्ट्रीम क्लासेस की मेनली दो कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये स्ट्रीम हो गई। क्या स्ट्रीम नाम की कोई क्लास होती है जावा में आईओ पैकेज में? नहीं, ये तो लॉजिक, एक कंसेप्ट का नाम है, ठीक है। और इस स्ट्रीम को दो पार्ट में इन्होंने कैटेगराइज करा। ये भी क्या है, एक कंसेप्ट का नाम। इसमें एक है बाइट स्ट्रीम, जिसको हम बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम बोलते हैं, बाइट स्ट्रीम या बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम। और दूसरा है जी हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम या कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम, कैर स्ट्रीम, समझ रहे हो। तो ये बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम क्या हो गई, ये दोनों की दोनों हमारी चाइल्ड क्लासेस हो गई स्ट्रीम क्लासेस की। लेकिन ये कोई क्लास नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, ना बाइट स्ट्रीम नाम की कोई क्लास होती है, ना बाइट स्ट्रीम नाम की क्लास होती है, ना कैरेक्टर स्ट्रीम नाम की कोई क्लास होती है। ये दो लॉजिकल कैटेगरी है। लॉजिकल कैटेगरी समझते हो, जैसे चेक्ड और अनचेक्ड है, ये लॉजिकली तो कैटेगराइज्ड है एक्सेप्शन में, उसी तरह से इनका भी ये दो मतलब लॉजिकल कैटेगरी है, चेक्ड और अनचेक्ड। समझ रहे हो आप, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन की तरह ही है ये बाइट और कैरेक्टर स्ट्रीम। बात समझ में आ रही है? हाँ जी।
ओके, तो स्ट्रीम नाम की कोई क्लास नहीं है, बाइट स्ट्रीम नाम की कोई क्लास नहीं है। फिर भी ये दो कैटेगरी है, क्योंकि जो बाइट स्ट्रीम है ये स्काई कोड को फॉलो करती है, ASCII, है ना, और ये फॉलो करती है यूनिकोड को, UNI, यूनिकोड को, ठीक है ना। अब तो ये जो डेटा रीड राइट करती है स्काई कोड में, कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, 8 बिट, तो ये 8 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती है। तो ये इसकी साइज होती है 16 बिट, तो इसका मतलब ये 16 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती है। तो ये जो होती है ये बेसिकली स्टैंड अलोन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज्यादातर। और ये वेब एप्लीकेशन, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में, है ना, वेब एप्लीकेशन में हमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तमिल सब में चलाना होता है, वो इंटरनेशनलाइज करना होता है, इसलिए। तो ये दोनों में कैटेगरी होती है। अब इन दोनों के अंदर फर्दर दो क्लासेस होती हैं, फर्दर दो क्लासेस होती हैं इन दोनों के अंदर, और वो रूट क्लासेस है। अब यहां से ये एक्चुअल क्लासेस आपको मिलने जा रही हैं, और वो क्लासेस कहां पे होती हैं, java.io पैकेज में। तो java.io पैकेज में वो क्लासेस के नाम क्या हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो क्लास का नाम है जावा, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, java.io.input स्ट्रीम नाम की क्लास होती है, समझ रहे हो। पहली क्लास इनपुट स्ट्रीम, और दूसरी क्लास का नाम है java.io. है ना, आउटपुट स्ट्रीम। तो एक हो गए इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास, और एक हो गई आउटपुट। ये एक्चुअल क्लासेस हैं, मैंने आपसे बता रहा था ना, ये एक्चुअल क्लासेस हैं जो कि java.io पैकेज में पाई जाती हैं। दे आर द एक्चुअल क्लासेस, समझ रहे हो, एक्चुअल क्लासेस हैं जो java.io पैकेज में पाई जाती हैं। अच्छा, ये बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम को सपोर्ट करती हैं। इसी तरह से कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम में एक क्लास होती है जिसका नाम होता है रीडर, जो अगेन java.io पैकेज में है, java.io पैकेज में है, और दूसरी क्लास का नाम है राइटर। तो यहां पे रीडर और राइटर होता है ना, java.io.writer। तो देखो ये एक्चुअल रूट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। रूट और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के नाम क्या है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, रीडर और राइटर। ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। बाकी ये कैटेगरी जो है वो कैरेक्टर और बाइट, ये स्ट्रीम की, ये इसलिए बनाई गई क्योंकि बाइट स्ट्रीम यूनिकोड को नहीं फॉलो करती, स्काई कोड को फॉलो करती है, 8 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को फॉलो करती है। कैरेक्टर स्ट्रीम यूनिकोड को और 16 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती है, और ये वेब एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है, समझ रहे हो। वहीं पे इनपुट स्ट्रीम में एक डेटा रीड करने के लिए, तो इनपुट स्ट्रीम इज यूज्ड टू रीड द डेटा और आउटपुट स्ट्रीम यूज्ड टू राइट द डेटा। तो यहां पे बहुत सारी क्लासेस बनाई गई, यहां पे बहुत सारी क्लासेस बनाई गई, और यहां पे बहुत सारी क्लासेस बनाई गई। आपको एक्चुअली मैं बताऊं तो पता है, ये इनपुट स्ट्रीम इज इक्विवेलेंट टू द रीडर, आउटपुट स्ट्रीम इज इक्विवेलेंट टू द राइटर, बट डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंट है वो साइज का। ये 8 बिट का बफर बनाएगा, ये 16 बिट का बफर बनाएगा, ये यूनिकोड को फॉलो करेगा और ये स्काई कोड को फॉलो करेगा, ऐसा डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, पहले इतना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ कोई दिक्कत है तो यही पूछ लो। सर ये इनपुट स्ट्रीम मतलब तो हर जगह हम लोग यूज करते हैं सर, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हो या वेब एप्लीकेशन के लिए, उसमें भी हम लोग इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, कर तो सकते हैं लेकिन वो गलत होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है कि इनपुट स्ट्रीम 8 बिट के फॉर्म में डेटा रीड राइट करती है, स्काई कोड को फॉलो करती है, इसमें इंग्लिश कैरेक्टर का सपोर्ट है। सपोज करो आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है और उसमें स्काई मतलब इंग्लिश के अलावा कोई चाइनीज कैरेक्टर आ गए, हिंदी कैरेक्टर आ गए, तो वो फेल हो जाएगा। वहां पे यूज कर लो बट फेल हो जाएगा। अब समझे आप, ये बात है कि आप, हाँ, अब जैसे मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूं तो वेबसाइट में आप देखते होगे हिंदी में चेंज कर लो, उर्दू में चेंज कर लो, इंग्लिश में चेंज कर लो, तो इसका मतलब वहां कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। इसीलिए इसे कहा गया कि ये सुटेबिलिटी है कि दिस इज स्पेशली फॉर डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप चलेगा तो उसी रीजन के लिए चलेगा और जनरली इंग्लिश में ही चलेगा, है ना। और अगर आपके पास पता है कि डेटा इंग्लिश में ही है तो कोई बात नहीं, इनपुट स्ट्रीम यूज करो, 8 बिट के फॉर्म में करो, बात खत्म। कोई जरूरत नहीं है वेब में भी लगा लो इसे,
है ना, सही कह रहे हो आप। लेकिन बात वही है कि अगर बहुत सारे कैरेक्टर आ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है, इसीलिए बताया गया वेब है क्योंकि यूनिकोड को फॉलो करता है। ठीक है, तो यूनिकोड तो हर कंट्री का अलग अलग होता है ना? नहीं नहीं नहीं, यूनिकोड हर कंट्री का अलग अलग नहीं होता है। यूनिकोड, अगर आपने अभी स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाया भी था तो बताया था कि यूनिकोड जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। यूनिकोड का मतलब एक ऐसा कोड सिस्टम जिसमें संसार के आने वाले हर भाषाओं के कैरेक्टर उसमें अवेलेबल हैं। समझ रहे हो? जैसे स्काई कोड सिस्टम में 256 कैरेक्टर होते हैं, 0 से लेकर 255, वो इंग्लिश कैरेक्टर के लिए होते हैं। यूनिकोड जो होता है वो 0 से लेके 65,536 कैरेक्टर होते हैं वहां पे। ठीक है, जिसमें हिंदी, उर्दू, तमिल, इंग्लिश, चाइनीज, रसियन, जापानीज सब आ जाता है। डिशोबॉन भी आ जाएगा उसमें, डच भी आ जाएगा, डच आपका वो भी चलेगा वहाँ, डच। डच वो भी चलेगा। गुटेन गुटेन मॉर्गन और गुटेन नॉक्स और क्या है, हैं? सही है, बढ़िया है। तो ये सारा चीज होता है। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, डॉक्यूमेंटेशन में जाके एसआरसी में जाके जावा के आईओ पैकेज में जाइए, आईओ में जाके देखिए, इसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने निकाला नहीं है तो मैं सीएमडी में जाके डॉक जनरेट कर लेता हूँ, जावा doc स्टार डॉट जावा। ठीक है, डॉक जनरेट हो गया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि स्ट्रीम नाम से कोई क्लास नहीं मिलेगी। आप स्ट्रीम नाम से क्लास खोजोगे, नहीं मिलेगी। हाँ, बाइट स्ट्रीम वो भी नहीं मिलेगी, कैरेक्टर स्ट्रीम वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लॉजिकल कैटेगरी है। एक्चुअली जो क्लास होगी वो होगी इनपुट स्ट्रीम नाम की, है ना, ये देखिए। और इनके बारे में बोला भी यहीं पे गया है, देखिए इनपुट स्ट्रीम क्लास मैं ओपन करता हूँ आपके लिए। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम क्लास, ये देखिए इनपुट स्ट्रीम जो क्लास है ये क्या बोल रहा है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लास रिप्रेजेंटिंग एज इनपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। मतलब ये बाइट्स के फॉर्म में डेटा रीड राइट कराते हैं, और ये सारी क्लासेस का पेरेंट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पेरेंट क्लास है। इसकी चाइल्ड क्लासेस के नाम देखिए, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, है ना। रुको, अभी ये तो उनकी क्लासेस हैं, फिर इनकी ये तो इनकी चाइल्ड है, इनकी चाइल्ड के अंदर भी चाइल्ड है, बहुत सारे चाइल्ड हैं। वही मैं यहाँ पे लिखता, अभी यहाँ पे उसको लिखना चाहिए। यहाँ बाइट एरे, बाइट इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे जी बफर इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, तो इधर फाइल आउटपुट स्ट्रीम वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ। और यहाँ पे फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर राइटर, मतलब जो काम बफर इनपुट स्ट्रीम करता है वही बफर रीडर करता है, बट डिफरेंस वही बफर का ही है। ठीक है, जो फाइल रीडर करेगा, मैं एक लिख के दिखाता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी फाइल इनपुट, है ना, स्ट्रीम। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी फाइल रीडर। तो फाइल रीडर और फाइल इनपुट स्ट्रीम एकदम सेम है। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी फाइल राइटर, फाइल राइटर, ऐसे। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, फाइल राइटर, ऐसे ऐसे सबका लिखते चले जाओ, ऐसे सबका लिखते चले जाओ। यहाँ पे अगले का, फिर अगले का, फिर अगले का, फिर अगले, ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब। लिखूं या आप गूगल पे कर लोगे? गूगल पे भी मिल जाएगा, बताइए क्या कह रहे हो।
मैं पढ़ाऊंगा ही, आपको पता चलता चला जाएगा, है ना। जावा आईओ स्ट्रीम क्लासेस आया था, क्लासेस हायरार्की, क्लास हायरार्की, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, कहीं से देख लीजिए इमेज, ठीक है। इस तरह से देखिए आपको डायग्राम मिल जाएगा हर जगह। जावा में ऐसे डायग्राम पता नहीं क्यों बनाते हैं। ये डायग्राम का मतलब आप समझते हो ये सब क्या है। ये डायग्राम के थ्रू जो चीजें बताई जाती हैं कि ये पेरेंट है, फिर तो ये क्या है, ये सब बस इनहेरिटेंस को डिनोट कर रहा है, और क्या, कि एक पेरेंट है फिर उसके चाइल्ड हैं, और कुछ नहीं है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट है, फिर उसके चाइल्ड हैं, फिर चाइल्ड हैं, चाइल्ड हैं, चाइल्ड हैं, और क्या, ये वो चीज है। यहाँ पे देखो, ये पता नहीं एकदम 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 इनपुट स्ट्रीम के अंदर फिल्टर है, बफर्ड है, देख रहे हो, इतने सारे लिख दिया है इसने, सही बनाया है। फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर इतने सारे हैं, फिल्टर है, उसके अंदर बफर्ड है, फिर डेटा है, फिर ये है, फिर इधर ये है, ये है, ये है, फिर देखो, और फिर ये तो इनपुट स्ट्रीम का सारा लिखा है, और आउटपुट स्ट्रीम का लिखा है। इतने सारे क्लासेस हैं इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के। तो भाई इसी तरह से रीडर और राइटर के भी होंगे। देखें अगले दिया है, नहीं दिया है इसमें, बट इसी तरह से रीडर राइटर, अच्छा मेहनत किया है किसी ने, ये पूरा लिखा हुआ है। वहां से जाके हायरार्की देख के लिख डालो ना, आप भी बना लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बताइए, हो जाएगा ना वो तो। हायरार्की देख के तो इस तरह से लिख सकते हो ना आप। यार बोलो भाई, हाँ एस नो बोलोगे तो, नहीं तो फिर मैं बंद करके मैं भी जाऊंगा। हाँ यस सर। हाँ तो बोलो, मैं यस सर कहने में मेहनत लग रहा है, बोलते रहो यस सर, नो सर, जी सर, यस सर करते रहो, तभी हमें मजा आता है पढ़ाने में। तो मैं और बाकी क्लासेस लिखूं, या आप यहाँ से देख के सारा लिख डालोगे, मुझे डायग्राम कल बना के यहीं पे भेज दोगे, हैं, यहाँ पे ऐसे भेज देना मुझे, बस ये सारा डायग्राम ऐसे ही रहने देना, बस यहीं पे उनके क्लासेस उनके नीचे लिख डालना सारा, ठीक है, मुझे भी शेयर कर देना, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल क्या है ना, अब स्टार्टिंग करते हैं, पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का तो यूज करते नहीं है ना। अब जैसे हम बाइट स्ट्रीम से शुरुआत करते हैं। बाइट स्ट्रीम में भी हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इनका तो कोई ज़्यादा यूज है नहीं, इनका तो यूज होता ही नहीं है डायरेक्टली, अगर देखा जाए तो कोडिंग में, है ना। इनका यूज जो है कोडिंग में होता ही नहीं है, समझ रहे हो आप। तो होगा क्या कि इनकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, यहीं से पढ़ानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग करके आपको एक दिखाते हैं प्रोग्राम करके सबसे पहले। तो कहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम, और बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम में आता है पहले इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सुपर क्लास है, इसका यूज है नहीं, है ना। इसकी चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो हम फाइल इनपुट स्ट्रीम जो इनपुट स्ट्रीम के अंदर आता है उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फाइल हैंडलिंग करता है, डेटा रीड राइट करता है फाइल से। तो हम यही करने जा रहे हैं, पहले फाइल हैंडलिंग करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम आप ओपन कर लो, नोटपैड ओपन कर लीजिए, ठीक है। इक्लिप्स में लिख दो तो और अच्छा है, इक्लिप्स मेरा बंद है, कोई बात नहीं, नोटपैड पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखिए जावा डॉट, पहले इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार लगा दीजिए, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार लगा दिया। फिर हमने बनाई क्लास, हमने लिख दिया फाइल आईओ टेस्ट। और एक चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये मुझे पता नहीं चल पाता है, इसलिए प्रोग्राम आप मुझे भेजा करो, तभी मुझे पता चलेगा कि आप प्रोग्राम बना रहे हो, है ना। तो आप पहले प्रोग्राम भेजते थे, गौरव भी, अब प्रोग्राम नहीं भेजते हो। तो बाकी लोग भी पढ़ के कहानी किस्सा सुन के रोज रोज कहानी सुनते रहोगे भाई, है ना। 10 बार कहानी सुन लोगे तब भी नहीं मजा आएगा। यार मेहनत कर लो, कभी एक दिन मेहनत कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप दोबारा पढ़ रहे हो तो दोबारा प्रैक्टिस कर लो। कौन सा मेहनत लग रहा है, पैसा लग रहा है क्या इसमें, कोई आप एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है क्या, कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, फाइल हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास होती है।
फाइल से डेटा रीड करने के लिए, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम नामक क्लास होती है फाइल पे डेटा राइट करने के लिए। तो पहले हम राइट करें या पहले रीड करें? पहले राइट करते हैं। तो भैया राइट रीड कुछ भी कर लो, ट्राई कैच लिखना जरूरी है क्योंकि वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। तो थ्रोज कीवर्ड की वजह से हमें ट्राई कैच लिखना पड़ रहा है, इसलिए हमने पहले ही ट्राई कैच लिखना शुरू कर दिया यहाँ पे। ये देखिए, अब आप समझ ही पा रहे होगे कि जी हमने ट्राई कैच क्यों लिखा है। क्योंकि जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है जो डेटा राइट करती है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने लिखा फाइल आउटपुट stream stream FOUT इज इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जी बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसमें एक फाइल का नाम दे दिया जो कि बन जाएगा अपने आप। अगर होगा तो उसी में राइट करा देगा, नहीं होगा तो बना देगा। तो मैं बना देता हूँ ABCD डॉट TXT लिखोगे डॉक लिखोगे, TXT लिखोगे टेक्स्ट फाइल, डॉक लिखोगे डॉक फाइल, अपने आप बन जाएगी। बस एक लाइन से फाइल बन गई, रेडी हो जाएगा, है ना। तो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम ने हमें क्या कर दिया, एक अट्रैक्शन हमारे लिए दे दिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर को तो वही चाहिए, ऑब्जेक्ट और क्लास से तो डील करना है। तो ये क्लास है जिसको ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, बाकी काम पॉइंटर ये वो फलाना दिमाग का दुनिया भर की चीज वो खुद करेगा, वो फाइल तक पहुंचा देगा। अगर इस नाम की फाइल हमारे इस करंट लोकेशन पे बड़ी है तो ओपन कर देगा, नहीं होगा तो बना देगा। अब भी बताओ अब क्या चाहिए? अब बच्चे की जान लोगे क्या? सब कुछ तो करके दे दिया है, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम से फाइल, आप देखो ना ये सिंगल लाइन का कोड मैं चलाता हूँ और आप देखना आपके सिस्टम पे, आपके CMD पे, मैं यहाँ CMD से फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैंने लिखा जावा सी और यहाँ चलाया हमने फाइल iotest.java। ये देखिए कोड कंपाइल हो गया, कंपाइल नहीं हुआ अभी तो एरर आ गया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, देखते हैं। फाइल आउट का O कैपिटल होगा, समझ रहे हो। जावा तो केस सेंसिटिव है ना, जालिम है, जालिम किस्म का लैंग्वेज है, तो वो तो कहता ही भाई हर चीज़ फॉलो करो, फॉलो कर दिया भाई, ठीक है। तो फाइल मैंने देखो गलती कितना कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम देखो कोड कंपाइल हो गया, ट्राई कैच में लिखा था इसलिए कंपाइल हो गया, आईओ पैकेज इंपोर्टेड है। अब देखना मैं प्रोग्राम को रन करूंगा जावा और हमारी क्लास का नाम था फाइल iOTest ना। तो जैसे मैंने इसको रन करूंगा तो हमारी abcd.txt यहीं डेस्कटॉप पे बन के आ जाएगी। अभी देखना आप, जावा सी नहीं, ओनली जावा। ये देखिए, ये देखिए abcd.txt यहाँ बन के आ गई कि नहीं आ गई? डॉक होता तो डॉक फाइल बन के आ जाता, PDF होता तो PDF फाइल बन के आ जाता, है ना। बस अब उसमें डेटा राइट कराना है मुझे, एक सिंगल लाइन से देखो कितना मजा आ गया, है ना। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है, दे दिया स्ट्रिंग पैरामीटर। अब आपका क्या जिम्मेदारी है, आपको पढ़ो कंस्ट्रक्टर जाके, मेथड पढ़ो जाके, आपको देखना पड़ेगा क्या कंस्ट्रक्टर ये क्या करता है। फिर अब हमें डेटा लेना पड़ेगा। अच्छा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक मेथड है जिसका नाम है राइट। क्या नाम है? राइट। तो ये जो राइट नाम का मेथड है, ये राइट नाम का मेथड हमसे लेता है बाइट, बाइट मांगता है। तो अब हम बाइट कहां से दें? तो लो मैंने एक बनाया स्ट्रिंग जिसमें लिखा मैंने हेलो हाउ आर यू, ऐसे मैंने लिखा है ना, ये मेरी स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग क्लास का मेथड होता है गेट बाइट्स, ठीक है, गेट बाइट्स। तो गेट बाइट्स से हमें बाइट टाइप का डेटा मिलेगा और बाइट टाइप का एरे मिलेगा। ये हमने दे दिया बाइट टाइप का एरे। ये एरे उठाया, ये एरे उठा के पूरा इसके पास पास कर दिया। ये डेटा हमारा पूरा कहाँ हो गया? फाइल में जाके राइट हो जाएगा। देखना चाहते हो? कोड को करो कंपाइल, ये हो गया कंपाइल, कोड को करो रन, ये डेटा हो गया राइट, रन होते डेटा राइट हो जाएगा, रन राइट हो गया। abcd.txt को ओपन कर दो, ये देखो आ गया ना डेटा राइट, हो गया राइट फाइल में। बताइए कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, जादू हो गया। जादू हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गई, फाइल में डेटा राइट हो गया फाइल आउटपुट स्ट्रीम के माध्यम से। तो ये सब एक फायदे ही हैं। अब हम चाहते तो ये बाइट टाइप का एरे भी दे सकते थे, और चाहते तो हम लेंथ तक का लूप चलाते और एक एक करके डेटा देते। तो यहाँ पे फॉर लूप चला दीजिए और इंट i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन इक्वल टू 0 से चले इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, b डॉट लेंथ LENGTH और i प्लस प्लस, तो लेंथ तक का लूप चला और उसके बाद ये डेटा हमने यहाँ पे उठा के, ये हम एरे यहाँ हमने लिख दिया b ऑफ i, तो ये भी डेटा उस तरह से ले आके राइट कर देता ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे और ये देखिए ऐसे। तो ये एक एक करके अगर आपने एरे भी डाल दिया है ना, डेटा एक एक करके
जाता है। तो एक बाइट टाइप का एरे भी लेता है और एक सिंपल एक बाइट भी लेता है। तो एक बाइट हमने इसको दे दिया, और जो एरे भी लेता है वो बाइट बाय बाइट ही डेटा फाइल में ले आके भेजता है। पहले एच को उठाएगा, फिर ई को उठाएगा, फिर एल को उठाएगा, एक करके ले आके राइट कर देगा। बस खत्म कहानी। कितना आसान चीज है, बाइट्स में ही देना पड़ेगा आपको, ये चीज है। तो बाइट स्ट्रीम पढ़ रहे हो ना, कैरेक्टर स्ट्रीम नहीं पढ़ रहे हो। कैरेक्टर होगा तो कैर में देना पड़ेगा। ओके, अब हमें उसी फाइल से डेटा रीड करना है, मान लो, है ना, फाइल हैंडलिंग के थ्रू डेटा। अच्छा, एक चीज है, ये फाइल जो ओपन करता है ना बाय डिफॉल्ट, समझ लो ओवरराइड मोड में करता है, पुराना डेटा हटा के नया डेटा डाल देता है। एक अगर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम ट्रू पास कर दें तो ये अपेंड मोड में ओपन कर देगा। तो अपेंड मोड में मतलब उसी पे दो बार डेटा राइट करता है, उसी पे डेटा राइट करता ही जाएगा। इवन आप देखो ना, 2 बार डेटा आ जाएगी, हेलो हाउ आर यू, जितने बार चलाओगे उतने बार डेटा उसी अपेंड मोड में, ट्रू लिखते ही वो अपेंड मोड में फाइल ओपन करता है और डेटा उठा के उसी के ऊपर लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे आप स्कैनर से डेटा रीड कर लो, कहीं से डेटा रीड कर लो और उसके बाद भेजते जाओ। अब हमें मान लो उसी फाइल से डेटा राइट कराना है, मतलब रीड करना है, सॉरी, इसीलिए मैं ट्रू हटा देता हूँ, यहाँ ट्रू हटा देता हूँ, अभी के लिए ट्रू हटा देता हूँ। आप ट्रू भेजना, मैं कमेंट करके यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ट्रू आप पास कर सकते हो, ठीक है। अब हमें डेटा रीड करना है ना, तो रीड करने के लिए जी फाइल इनपुट स्ट्रीम, राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम, रीड करने के लिए राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम, रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ आउट की जगह पे बस मैं लगा दूंगा इन, बस इनपुट बन जाएगा, ठीक है, इनपुट बस। अब इसको करंट लोकेशन है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम फाइल का नाम दे देते हैं, उसी फाइल से डेटा रीड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं डी ड्राइव ई ड्राइव होता तो डी ड्राइव ई ड्राइव करके लोकेशन दे देते। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम का मेथड होता है रीड। अच्छा, रीड मेथड क्या करता है, एक बाइट को रीड करके हमें दे देता है, एक बाइट, सिंगल बाइट रीड कर लेगा फाइल से। और हमें कब तक रीड करना है, एंड ऑफ फाइल तक, जब तक में फाइल एंड ना हो जाए। तो एंड ऑफ फाइल जो होता है यहाँ पे -1 होता है, और इसको हम डाल देंगे लूप के अंदर। तो मैंने वाइल लूप चलाया और उसमें पास कर दिया ट्रू, और यहाँ से हम रीड करेंगे, और रीड कब तक करेंगे, जब तक हमें फाइल एंड नहीं मिल जाएगा, इफ i इक्वल टू -1 जब मिल जाए। अगर -1 मिल गया तो लूप को वहीं पे ब्रेक कर देंगे और सारा डेटा प्रिंट कर लेंगे system.out.println लगा के। तो एंड ऑफ फाइल यहाँ -1 से डिनोट होता है, ये मैंने नहीं बोला है, ये उनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है रीड मेथड के, जाके आप देख लेना। यहाँ पे लगाया हमने कैर में इसको टाइप कास्ट कर लिया, क्योंकि इंट था, बाइट था, हमें चाहिए कैरेक्टर, हमने इसको डाउन कास्ट कर लिया, मतलब टाइप कास्ट कर लिया। अब आप देखिए ये डेटा हमारा मतलब रन हो जाएगा, देखो रीड भी हो गया, राइट भी हो गया। बस ये हमने आज की कहानी से ये सारा चीज समझ पाया कि फाइल हैंडलिंग के माध्यम से डेटा रीड कैसे कराना है और राइट कैसे कराना है। तो इस आपको क्या जरूरत है, आपको पूरा प्रोग्राम देखने की जरूरत है, आपको हायरार्की बनाने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से सुनने की जरूरत है, कंस्ट्रक्टर को पढ़ने की जरूरत है, मेथड को देखने की जरूरत है, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डेटा रीड राइट के लिए यूजर से इनपुट लेके डेटा रीड राइट कराने की जरूरत है, ठीक है।